व्हाट्सएप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो और मेक श्योर कि आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन है। एंड नीचे कमेंट सेक्शन लिखो, आपका जो भी मन है लिख दो कमेंट सेक्शन में। एंड अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे वो थे हमारे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा था कि उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम आगे शुरू करेंगे, अपना जो नेक्स्ट है वो है कि अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें जानना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते कौन कौन से हैं। मेनली हमारे दो टाइप की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है मेरा जर्नल प्रिंसिपल्स, एक होता है मेरा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब आज की वीडियो में हम जर्नल प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से समझेंगे। एंड सबसे पहले, अब जर्नल प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये हमें पता होना चाहिए कि जर्नल प्रिंसिपल्स किन किन होने दिए थे। तो हेनरी फ्योल, इन्होंने हमें जो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो दिए थे। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है जो कि फ्योल साहब ने दिया है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क का सिंपल मतलब है कि आपको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बड़ा टास्क होता है उसको छोटे 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 स्पेशलाइज्ड टास्क में आपको उसको डिवाइड करना है। फिर उस स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए या तो आपको ट्रेंड इंडिविजुअल्स या ट्रेंड एम्प्लॉयज को रखना है, या फिर आपको उस स्पेशलाइज्ड टास्क के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना और फिर उनको उस काम में डालना है। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रॉपरली डिवाइड करे स्पेशलाइज्ड टास्क के अंदर, एंड फिर उसमें ट्रेंड या फिर स्पेशलिस्ट लोगों को ही रखे या स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय को ही रखे उस काम को परफॉर्म करने के लिए, तो कंपनी को अपने जो डिजायर रिजल्ट्स है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो अचीव कर सकती है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी बिजनेस कैरी कर रही है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। चाहे हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट, हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट, हम बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनको ही हायर किया जाता है या फिर ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो उस स्पेशलिस्ट काम को कर सके। एंड जब वो अपना काम फुल एफिशिएंसी से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स टारगेट्स है या फिर जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव किए जा सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल आता है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऑर्डर देने का और ओबीडियंस को रिसीव करने का आपके पास राइट है। और हमारी अथॉरिटी मेनली दो टाइप की होती है। हम बात करें ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि अथॉरिटी ऑफ कमांड होती है, एंड आती है हमारी पर्सनल अथॉरिटी जो कि पर्सन टू पर्सन पे होती है। अथॉरिटी हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो अथॉरिटी का कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको अगर कोई एक टास्क असाइन किया गया है, कोई एक ड्यूटी असाइन की गई है, तो उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अगर ऐसा बैलेंस नहीं होगा तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर अथॉरिटी मैंने ज्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत ही कम दी तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि एक सेल्स मैनेजर को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड की उसको लिमिट दे रखी कि आप सिर्फ 30 डेज तक की क्रेडिट पीरियड की लिमिट दे सकते हो अपने बायर्स को। अगर कंपनी को फेच करना है एक नेट मार्जिन ऑफ 30 लैक्स, तो सिर्फ 30 डेज तक का ही आप उसको क्रेडिट पीरियड दे सकते हो। ये कंपनी के ऑर्डर्स हैं। लेकिन किसी भी मैनेजर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 30 डेज का 100 डेज कर सके। अगर ऐसा होगा तो मिस पावर का मिसयूज होगा, और जो कि कंपनी के गुडविल या फिर कंपनी की रेपुटेशन या फिर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं या जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से होनी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अब हम केस देखते हैं कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दी लेकिन अथॉरिटी मैंने बहुत कम दी। अब इसका भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं
सपोज एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अपने फोरमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको स्कूटर्स की 500 पर डे की प्रोडक्शन को करना है, लेकिन उसने अथॉरिटी नहीं दी है कि आप टूल रूम को यूज कर सकते हो या फिर आप जो मटेरियल्स है उनको यूज कर सकते हो, उसने अथॉरिटी इस चीज की नहीं दी। अब इस केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो फोरमैन को बिल्कुल भी इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता कि प्रोडक्शन नहीं हुई, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने फोरमैन को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी है कि वो टूल रूम को या फिर वो मटेरियल्स को या फिर वो स्टोर डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सके और प्रोडक्शन को कर सके। तो इस केस में हमें अथॉरिटी के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमें अथॉरिटी को भी देना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाएगा। हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, वो है हमारा डिसिप्लिन या प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन हमारा ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स है जो कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब का ओबीडियंस 100% तरह से होना चाहिए। एंड ये ओबीडियंस तभी हो पाएगा जब हर लेवल पे जो सुपीरियर है उसकी क्वालिटी या उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि डिग्री, क्वालिफिकेशन का मतलब कि उसकी मेंटल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड की क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स बनने चाहिए एंड कोई भी अपने प्रेजुडिस या फिर अपने पर्सनल बायस ना ले आए ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि वर्कर्स ने खुद को अलाउ किया है या फिर वर्कर्स ओवरटाइम करने के लिए तैयार है, बिना किसी पे के, बिना किसी पे के वर्कर्स ओवरटाइम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉसेस में जा रही है या फिर उनको एक एग्रीमेंट या फिर उनको एक बाहर से कंसाइनमेंट आया जिसको पूरा करना है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर। एंड मैनेजमेंट ने उनको कमिटमेंट दी है कि जैसे ही ये कंसाइनमेंट पूरा हो जाएगा वैसे ही हर वर्कर की सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा। अब जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है हमारा, वो तभी काम करेगा जब दोनों की दोनों पार्टीज अपने अपने कमिटमेंट को फुल्ली परफॉर्म करेंगे या फिर फुलफिल करेंगे अपने एक दूसरे के कमिटमेंट को। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी में जो डिसिप्लिन है वो उसकी पॉलिसी को फॉलो या फिर उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। अब अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अब फ्यूल के हिसाब से हर एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, सिंपल सी बात। या फिर अगर हम इसको और अदर वर्ड्स में समझे तो जो ऑर्डर रिसीव होगा किसी भी सबऑर्डिनेट को वो सिर्फ किसी एक सिंगल सुपीरियर के हिसाब से ही होना चाहिए, सिंगल सुपीरियर से ही आना चाहिए। जो ड्यूल सबऑर्डिनेशन की जो पॉलिसी होती है वो फर्म के लिए हमेशा ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, सबसे पहले तो सबऑर्डिनेट्स के लिए, एंड अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो ही अचीव नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें किसी भी एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, वो अच्छी तरह से वॉयलेट हो जाएगा। और वॉयलेट होने की वजह से सबसे पहले तो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा अंडरमाइंड हो जाएगी, फिर हमारी जो डिसिप्लिन है वो जेपरटाइज हो जाएगी, ऑर्डर बिल्कुल रहेगा ही नहीं, ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही हैम्पर करेगा इस पूरे कंफ्यूजन की वजह से। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल ये है कि एक सेल्स पर्सन है और सेल्स पर्सन को मार्केटिंग मैनेजर ने बोला है कि आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर्स को, लेकिन फाइनेंस वाले ने बोला है कि आप सिर्फ 5% का दे सकते हो डिस्काउंट। तो इस कंफ्यूजन में कि वो किसकी बात माने किसकी बात ना माने, क्योंकि दोनों ही उसके लिए सुपीरियर है एंड दोनों की ही बात मानना एक बार को उसके लिए जरूरी होगा क्योंकि उसकी जॉब का सवाल है, तो वो किसकी बात माने, इस कंफ्यूजन की वजह से जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कि सेल्स बढ़ानी है या सेल्स टारगेट को पूरा करना है वही पूरा नहीं हो पाएगा। फिफ्थ मेरा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिंपल यही कहता है कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है जो कि एक तरह के हैं उन सबका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ये इसकी सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा और हम समझते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, तो हर जो भी अलग अलग काम है उसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट का एक ही स्पेसिफिक हेड हो और वो जो प्लान बनाए वो ही डिपार्टमेंट के सबको फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होती है हमारी एक्टिविटीज की वो कम हो जाएगी, फिर जो कंफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगा और सिंपली हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव भी कर पाएंगे इसी मेथड के थ्रू, इसी प्रिंसिपल को यूज करके। अब इसको भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं
कि अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिल्स एज वेल एज कार्स, तो इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिविजन्स होने चाहिए। दोनों ही डिवीजन के अपने इंचार्ज हो, अपना प्लान हो, अपना एग्जीक्यूशन हो, अपने रिसोर्सेज हो अलग, और कोई भी एक दूसरे के रिसोर्सेज में ताका झाकी ना करे, कोई भी एक दूसरे के प्लान्स के में ताका झाकी ना करे, एंड दोनों ही मिलके जो मेन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहे। तो यही हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो पूरा प्रिंसिपल है वो हमें बताता है। सिक्स्थ है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि कंपनी के जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, क्योंकि उन सबके अपने अपने कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल गोल्स होते हैं, और लेकिन इन सबको छोड़ के हर किसी को, हर एक इंडिविजुअल को कंपनी के जो मेन गोल है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको अचीव करने के लिए ही अपना काम या अपने एफर्ट्स देने चाहिए। अब जैसे कि हर एक वर्कर का खुद का अपना एक इंडिविजुअल गोल या फिर इंडिविजुअल एम्स होते हैं, और वैसे ही कंपनी के भी अपने इंडिविजुअल एम्स होते हैं। अब हम बात करें, कंपनी चाहती है कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में अपने वर्कर्स से या फिर अपने एम्प्लॉय से काम कराए, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव अमाउंट ऑफ सैलरी को दे, मतलब कम से कम सैलरी दे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके। लेकिन अगर हम वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की बात करें, वो चाहते हैं कि वो कम से कम काम करे लेकिन उनको मैक्सिमम सैलरी मिले। तो सबसे पहले तो यही पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको चाहिए कि उनको कुछ अदर बेनिफिट्स या कुछ अदर कंसेशंस चाहिए। फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि अपने सोशल ग्रुप के लिए या फिर अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए, उनको उस ग्रुप के लिए बेनिफिट चाहिए। तो इस केस में अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर हर एक इंडिविजुअल के पॉइंट्स को या उसके ही एम्स को फुलफिल करने में बैठ गई, तो फिर जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो ही अचीव नहीं हो पाएगा और वही मेनली हैम्पर करेगा। तो इसी केस से बचने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो जितने भी मैनेजर्स है, ये उन सबकी ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले तो खुद अपनी जो पावर्स है उसका मिसयूज ना करे अपने इंडिविजुअल बेनिफिट या फिर अपने फैमिली बेनिफिट्स को फुलफिल करने के लिए, जिससे कि ये एक रोल मॉडल या फिर एक एग्जाम्पल होगा हर एक वर्कर या फिर हर एक एम्प्लॉय के लिए कि जब हमारे जो बॉस है या फिर जो मालिक है, जब वो ही अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, जब वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए ही मेन काम कर रहे हैं, तो ये वर्कर्स को भी मोटिवेट करेगा कि हमें भी इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही काम करना चाहिए, जिससे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट या फिर उसके गोल अचीव हुए तो इवेंचुअली वो जो बेनिफिट है धीरे धीरे करके हमारे तक भी थोड़ा बहुत बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में ही ज़्यादा भलाई है, तभी इंडिविजुअल बेनिफिट्स भी अचीव हो पाएंगे, क्योंकि हर मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक इंडिविजुअल जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर हम बात करें, तो उन सबके जो पर्सनल गोल्स है वो भी फुलफिल होने चाहिए। ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो सेवेंथ प्रिंसिपल है हमारा वो है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो रेमुनरेशन मिलेगा एम्प्लॉयज को वो फेयर होना चाहिए, बोथ एम्प्लॉयज के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम इन दोनों को ही पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले तो वो फेयर होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि एक फेयर वेजेस मिले जिससे कि वो अपनी जो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर सके, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन की भी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन तब भी आप बहुत हाई सैलरीज दे रहे हो सिर्फ एम्प्लॉयज को रोकने के लिए, तो उससे भी कुछ टाइम बाद इवेंचुअली कंपनी को बंद ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक्सपेंस जाता रहेगा मेरा। तो जो रेमुनरेशन है वो बोथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज दोनों के लिए जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। अगर ये जस्ट एंड इक्विटेबल होगा तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और स्मूथली काम होता रहेगा, बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएंगे। अब जो हमारा एट्थ प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब पहले तो इन दोनों का ही हम मतलब समझते हैं, फिर हम देखते हैं किस चीज का कंपनी में होना जरूरी है और कैसे किस चीज को हम यूज करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रखा जाता है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा ढीला किया जाता है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाता है और हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उसको बांटा जाता है। ठीक है, अब कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितना भी मेरी जो अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की उसको डेलीगेट किया गया है इवन लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक। अब इसको करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, और ये सबसे पहले तो एक ऑप्शनल पॉलिसी होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो इसको करना चाहे
या ना करना चाहिए, ये उस कंपनी के ऊपर होता है। लेकिन जब भी कंपनी इसको करती है तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटो होता है इसके पीछे वो कि जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एक सेंस ऑफ फीलिंग मिले, या उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आने का मौका मिले, जिससे कि उनको लगे कि नहीं, कंपनी में हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, हमसे भी लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का हमारा मेन मोटो होता है जब भी कोई कंपनी इसको करती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रखती है, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है उसको डाइल्यूट करके रखते हैं, डेलीगेट करके रखते हैं अपने लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों ही जो पॉइंट्स है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहां पर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टॉप लेवल के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो जो एक्चुअल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो बंदा एक्चुअल सेल्स कर रहा है, जो बंदा एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा है, जो बंदा एक्चुअली कस्टमर से डील कर रहा है, तो उसको ज्यादा पता है कस्टमर के बारे में कि कस्टमर को कैसी चीज चाहिए कैसी चीज नहीं चाहिए। लेकिन टॉप लेवल को इतनी बेटर नॉलेज नहीं होती मार्केट के बारे में जितनी उस एक सेल्समैन को जो कि एक्चुअली में कस्टमर से जाके बात कर रहे हैं। तो इस केस में उस सेल्समैन के पास भी थोड़ा बहुत अथॉरिटी होनी चाहिए कुछ डिसीजन लेने की, तो वहां पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड मेथड आपका यूज होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम इसको भी, इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं, तो एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि तब जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। और जरूरी नहीं है कि हर किसी का डिसीजन गलत ही हो सकता है हर किसी का सही है, लेकिन वो उस अपने लेवल तक का सोच रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं सोचेगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सोचती है, क्योंकि इसी के लिए उनको हायर किया गया है। एंड अगर हर एक लेवल पे डिसीजन की मेकिंग की प्रोसेस चलती रहेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और उतना टाइम कभी कभार, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने के लिए, तो उस केस में जहां पर टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड है, कि टाइम बहुत कम है हमारे पास कि हाँ या ना में जवाब देना है, तो उस केस में आपका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी जगह है जहां पे कि आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मार्केट से रिसर्च चाहिए, तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है उसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब जो हमारा 9th प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो भी हमारी अथॉरिटी होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी कम्युनिकेशन चलती है वो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में ही चलती है। एंड जब भी, तो स्केलर चेन का जो हमारा मेन मतलब होता है वो है कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है हमारी जो कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक की चलती है, उसे हम स्केलर चेन कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्यूल के हिसाब से स्केलर चेन का होना या फिर एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम इसको देखते हैं एक डायग्राम के हिसाब से। तो डायग्राम में जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा वो ये है कि सबसे पहले जो हायर अथॉरिटी पे बैठा है वो बंदा है ए, और ए के साइड में दो लाइन ऑफ कमांड जा रही है, दो चेन ऑफ कमांड जा रही है। सबसे पहले जा रही है बी सी डी जो कि ए के साथ एक लाइन में है, और उसके बाद ए के साथ दूसरी लाइन में जो है वो बंदे हैं एल एम एन। तो ये मेरी दो चेन ऑफ कमांड्स हैं। अब अगर सी को बात करनी है मेरी एम से, तो उसको प्रॉपरली पूरी लाइन को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। जैसे कि सी से वो पहले बी से कम्युनिकेट करेगा, फिर बी ए से कम्युनिकेट करेगा, फिर ए करेगा एल से, फिर एल करेगा एम से। तो ये चेन ऑफ कमांड में जाता है। ये तो हमारा एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, और ये कमांड होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को रखना है। लेकिन अगर कोई केस आ जाए इमरजेंसी का, कि क्योंकि सी और एम जो है वो मुझे दिख रहा है कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, एंड अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन जाती है हमारी बीच में से जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ये हमारी कहती है प्लैंक, जैसे कि एक तरह से एक लकड़ी का पट्टा होता है या फट्टा होता है जिसपे हम चल सकते हैं, तो वैसे ही हमारा गैंग प्लैंक होता है कि अब अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो सी डायरेक्टली एम से कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और सेम लेवल की प्रॉब्लम्स इजी होता है सॉल्व करना, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम और टाइम मुझे बचाना है। इमरजेंसी के टाइम में क्विक डिसीजंस लेने चाहिए, और उस टाइम पे टाइम बचाने के लिए मैं गैंग प्लैंक को इजीली यूज कर सकता हूं। अब जो हमारा 10th प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब है कि हर एक सामान की अपनी एक जगह होनी चाहिए।
हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे राइट टाइम पे मिले, तो तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो मेंटेन की जा सकती है। चाहे हम बात करें किसी भी मटेरियल की, किसी भी टूल की, या फिर हम बात करें किसी भी इंसान की, हर एक रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एक फिक्स जगह होनी चाहिए। और अगर हर एक चीज की अपनी एक फिक्स जगह होगी तो उसको ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, और जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम होता है हमारा, कि जो टाइम वेस्ट हो जाता है उन सब चीज़ों को ढूंढने में, तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, और इससे जो एफिशिएंसी है कंपनी की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे रिपेयरर्स का जो रूम है वो एक जगह पे है, एंड जो टूल रूम है जहाँ जहाँ से कि उनको टूल्स लेने हैं वो बहुत दूर है, वो दूसरी साइड ऑफ द फैक्ट्री पे है, तो उन रिपेयर्स के लिए वहां तक पहले जाना और फिर वहां से उस मशीन तक जाना जहां पे रिपेयर्स हो रहे हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर रिपेयर्स के रूम के साइड में ही टूल रूम है, तो इजीली टूल रूम में जाएंगे, टूल रूम से अपना जो भी टूल्स चाहिए वो उठाएंगे और जाके मशीन को रिपेयर कर देंगे। तो इससे जो एफिशिएंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। और इसीलिए जो ऑर्डर का प्रिंसिपल होता है हमारा, वो हमेशा होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या हर एक हम फैक्ट्री की बात करें, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड से हट भी जाए तो भी, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो हर एक चीज अपनी एक डेजिग्नेटेड जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि टाइम वेस्ट कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी हर एक इंडिविजुअल की। फिर जो हमारा 11th प्रिंसिपल है वो है इक्विटी। अब इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो, उसको उस लेवल के एम्प्लॉयज के हिसाब से जैसा ही ट्रीट करना चाहिए हर एक मैनेजर को। कोई भी मैनेजर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके किसी भी एम्प्लॉय को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, एथनिसिटी, नेशनैलिटी। तो इन सब के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं करना चाहिए, एंड एक सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड जस्टिस रहनी चाहिए पूरे इन्वायरमेंट या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के अंदर। क्योंकि अगर ये जस्टिस और लॉयल्टी, या फिर हम बात करें अगर एक काइंडनेस और एक इक्वालिटी अगर रहेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एक जो एम्प्लॉय है वो बहुत खुश होगा वहां पे काम करने के टाइम पे, एंड वो अपना पूरी प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो आजकल की जो एमएनसीज है, वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग नेशनैलिटी के लोग वहां पे काम करते हैं। एंड जब अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं तो उनके लिए एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल अपनी फुल पोटेंशियल से काम को कर सके। अब इस प्रिंसिपल में फ्योल सर ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आपको कोई फोर्स लगाना है किसी के ऊपर, लेकिन हर एक मैनेजर के लिए हर एक एम्प्लॉय इक्वल होता है। अगर कोई एम्प्लॉय लेजी है, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट और इक्विटी के मामले में आप सबको, अगर वो काम नहीं भी कर रहा तो भी आप उसको इक्वल सैलरी दे रहे हो, तो फिर कहां इक्वालिटी रही। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी उतनी सैलरी मिल रही है, जो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहा, जो काम चोरी कर रहा है, और उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है। तो हर एक मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई इंसान जो लेजी पर्सोनल है, उसको उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना है, जिससे कि वो एक रोल मॉडल या फिर वो एक मैनेजर सबकी आंखों में बन सके कि हाँ, ये बंदा सिर्फ हमेशा जो सच चीजें हैं या फिर जो रिक्वायर्ड है कंपनी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वही चीजें करता है और डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं करता। अब जो हमारा 12th प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल्स। अब जितने भी पर्सोनल्स होते हैं, जब उनको रिक्रूट किया जाता है तो वो बहुत ही रिगरस प्रोसीजर के थ्रू रिक्रूट होने चाहिए। सबसे पहले तो कि जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सोनल्स है वही मेरी कंपनी में आए, एंड एक बार अगर वो सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनकी स्टेबिलिटी या फिर उनको रुक के रखना भी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर वो पर्सोनल अगर रुक नहीं रहा, वो जल्दी जल्दी छोड़ के आपको जा रहा है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जो कि कोई एम्प्लॉय इतना बोल नहीं पा रहा, एंड उस ना बोलने की वजह से वो एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो जो भी आपका जो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्योल सर के हिसाब से जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का बहुत ही कम होना चाहिए, या फिर अगर हो तो मिनिममली जीरो हो तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। क्योंकि अगर आपका लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होगा तो एम्प्लॉयज का, क्योंकि आपकी कंपनी में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ही नहीं है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे आपकी कंपनी में कि वो काम कर सके, तो वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे आपको, लॉयल नहीं रहेंगे आपकी कंपनी के साथ। हो सकता है वो इनसाइड ट्रेडिंग भी कर दे कभी कभार। एंड जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है, जो सिलेक्शन कॉस्ट होती है, जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है एक नए एम्प्लॉय की, वो बहुत हाई होती है। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं
कि किसी एक नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करके, सिलेक्ट करके, रिक्रूट करके ट्रेन करने में जो खर्चा है, उसमें मैं 5 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एक कोई नई स्किल सिखा सकता हूं। तो इतना बड़ा खर्चा होता है, देख के लगता नहीं है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है उस कंपनी का। तो इसलिए आपकी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स होनी चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, कि लोग आए तो एक रिगरस प्रोसेस से तो आए, लेकिन वो रुके, एक मिनिमम उनको फिक्स टाइम मिले अपनी एबिलिटीज को शो करने का। ऐसा ना हो कि आपने उनको बहुत ही कम टाइम दिया, आपने उनको एक प्रोजेक्ट दिया और उसमें वो थोड़ा सा भी, अगर 19 का 20 उन्होंने 20 का अगर 19 कर दिया उन्होंने काम, तो आपने उनको फायर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कम से कम 3 से 4 साल तो उनको देने चाहिए कि हाँ आप अपनी स्किल्स को दिखाओ हमारे सामने। उसके बाद अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो आप निकाल सकते हो। तो आपके पास भी एक अथॉरिटी है कि हाँ, अब क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 साल दिए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इजी प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, ये किसी में भी काम नहीं कर पा रहा, तो निकाल दो इसको। लेकिन उसके अलावा अगर वो काम कर पा रहा है थोड़ा बहुत भी, तो धीरे धीरे उसको स्किल दो, ट्रेनिंग दो, जिससे कि वो डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट, और वो कंपनी छोड़ के ना जाए, एंड वो अपनी कंपनी के साथ लॉयल भी रहे। तो ये चीज भी देखना जरूरी होता है, हर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। अब हमारा जो 13th प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला स्टेप जो कि हम अपने सेल्फ मोटिवेशन से लेते हैं। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएटिव्स को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, कि वो लोग इनिशिएटिव ले। एंड कोई भी अगर एम्प्लॉय या वर्कर कोई भी कॉस्ट रिडक्शन मेथड या फिर कोई भी हमारे टाइम कंज्यूमिंग मेथड लेके आता है, तो उसको रिवॉर्ड हमें देना चाहिए। अब जब हम रिवॉर्ड देंगे तभी जो और भी इंप्लॉयज है वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छे अच्छे आइडियाज लाएंगे। अब इसका मतलब, अगर आप इनिशिएटिव को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा इनिशिएटिव को ही यूज करना है। तो हर कंपनी में एक प्रॉपर एक इनिशिएटिव सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि इंप्लॉयज खुद मोटिवेट हो और अपने इनिशिएटिव, अपने सजेशंस दे सके, और अगर सजेशंस अच्छे हो तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब इनिशिएटिव का मतलब यही नहीं है कि इनिशिएटिव आपको अगर लेना है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप हर एक डिसीजन में ही अपने हर एम्प्लॉयज के इनिशिएटिव सजेस्ट या फिर सजेशन सिस्टम को यूज करो, कि अगर आपको डिफरेंट दिखना है कि, और आपको अगर हर हर एक को आपको अपने डिसीजन मेकिंग में लाना है, तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं होता कि आपको हर एक डिसीजन में ही उनको लाना है। किसी किसी में लाओ, किसी किसी में मत लाओ, लेकिन एक ओपन सजेशन रखो या फिर एक ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हमारा फाइनल जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल सर का, वो है स्पिरिट द कॉर्प। अब स्पिरिट द कॉर्प हमारा एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है यूनिटी, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ यूनिटी। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर एक मैनेजर को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज या फिर टीम मैनेजमेंट या फिर टीम क्रिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड अपनी जितनी भी वो कन्वर्जेशन कर रहा है अपनी टीम के साथ, उसमें उसको आई कंसेप्ट को हटा के वी कंसेप्ट को यूज करना चाहिए। क्योंकि इस कंसेप्ट को अगर वो यूज करता है, इससे कि हर एक एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब कंपनी एक साथ मिलकर काम करती है तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को तो अचीव कर ही सकते हैं हम। एंड अगर कुछ चीज हमारी फॉल्ट हो भी जाए तो पेनल्टीज भी इतना देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हर एक एम्प्लॉय को लग रहा है कि वो एक टीम के अंदर है, वो एक किसी भी बड़े कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मली तो गलतियां करता ही नहीं। अगर गलती हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेगा गलती, और फिर उसको करेक्ट भी करने की कोशिश करेगा खुद से ही। उसको हमें कोई भी फोर्स पेनल्टीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज या फिर टीम वर्क में काम करना तो बहुत ही जरूरी है। आपको एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव ही नहीं हो पाएगा कभी भी। बेट लगा लो, कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपकी टीम नहीं है स्ट्रांग। और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को लेके ही नहीं है या फिर बिजनेस वर्ल्ड को लेके ही नहीं है, हम अगर अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें, अगर मुझे कोई एक बड़े गोल को अचीव करना है तो मैं अकेले अचीव नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए। क्योंकि एक कहावत भी है, अगर आपको तेज भागना है तो आप अकेले भागो, अगर आपको लंबा भागना है, दूर तक भागना है, तो आपको एक टीम के साथ भागना पड़ेगा, तभी आप दूर तक जा पाओगे या फिर आप एक लंबी रेस कंप्लीट कर पाओगे। तो यहां पे हमारे हेनरी फ्यूल सर के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, जिसे हम जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो सारे खत्म होते हैं। एंड हमारे जो लिस्ट थी जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो थी सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
Sixth, subordination of individual interest to general interest. Seventh, remuneration of employees. Eighth, centralization and decentralization. Ninth, scalar chain. 10th, order. 11th, equity. 12th, stability of personals. 13th, initiative. And 14th, spirit de corps. अब इन जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, जर्नल प्रिंसिपल्स, इसमें आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।